हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्वालिफाई कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अध्याय 1 इतिहास की अवधारणा को पूरी गहराई और विस्तार से समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम इतिहास के हर एक पहलू पर बारीकी से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इतिहास किसे कहते हैं। अतीत या बीते हुए समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का तथ्यपरक और क्रमानुसार अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक की बात करें तो यूनानी विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतिहास के अध्ययन का क्या महत्व है। इतिहास पढ़ने से हम केवल बीते हुए कल को ही नहीं जानते, बल्कि अतीत की गलतियों और सफलताओं से सीखकर अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं। इसी के आधार पर हम भविष्य के लिए एक बेहतर दिशा तय कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे इतिहास के विविध आयामों के बारे में। इसमें सबसे पहला विषय है खेलकूद के इतिहास का परिचय। खेलकूद का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि सेनाओं का प्रशिक्षण। इतिहास में खेलों का अध्ययन सिर्फ शारीरिक कसरत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समय के साथ समाज, संस्कृति और परंपराओं में आए बदलावों को भी दर्शाता है। वर्तमान में क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारत ने हॉकी और फुटबॉल में भी बड़े मुकाम हासिल किए हैं। भारत में फुटबॉल खेल की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई थी, वहीं क्रिकेट की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। आधुनिक हॉकी खेल की शुरुआत और इसके नियमों को भी सबसे पहले इंग्लैंड में ही बनाया गया था। भारत के सबसे महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद हैं, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगर हम ओलंपिक की बात करें तो दुनिया के सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान में हुआ था। अब ओलंपिक खेल को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि ये प्राचीन से आधुनिक तक कैसे पहुंचा। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में हुई थी। शुरुआत में इसमें केवल दौड़ प्रतियोगिता होती थी। बाद में इसमें कुश्ती, मुक्केबाजी, घुड़सवारी और भाला फेंकना जैसे खेल भी जोड़ दिए गए। लेकिन लगभग 1000 साल बाद 393 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस ने इन खेलों को गैर धार्मिक मानकर इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। सदियों बाद 1892 ईस्वी में फ्रांस के विद्वान पियरे डी कुबर्टिन ने इन खेलों को दोबारा शुरू करने का अथक प्रयास किया। इन्हीं के प्रयासों से 1896 ईस्वी में यूनान की राजधानी एथेंस में पहला आधुनिक ओलंपिक आयोजित हुआ। तब से लेकर आज तक ये प्रतियोगिता हर 4 साल में दुनिया के विभिन्न देशों में आयोजित की जाती है। आइए अब जानते हैं भारत में फुटबॉल के इतिहास के बारे में। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि भारत में फुटबॉल खेल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका सही उत्तर है अंग्रेज। भारत में फुटबॉल की शुरुआत 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों द्वारा की गई थी। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कलकत्ता एफसी था, जिसकी स्थापना 1872 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। मोहन बागान क्लब कलकत्ता में स्थित भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लबों में से एक है। इस क्लब ने 1911 ईस्वी में आईएफए शील्ड जीतकर इतिहास रच दिया था। ये जीत इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इतिहास में ये पहली बार था जब किसी भारतीय टीम ने किसी ब्रिटिश टीम को हराकर ये प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती थी। उस ब्रिटिश टीम का नाम ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट था। इस जीत में उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद और गर्व की भावना भर दी थी। हमारा अगला विषय है खाद्य इतिहास। इतिहास केवल युद्धों और राजाओं का नहीं होता, बल्कि हम क्या खाते हैं इसका भी एक गहरा इतिहास है। खाद्य इतिहास केवल भोजन की जानकारी तक सीमित नहीं है, इसका सीधा संबंध उस समय की संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से होता है। ये समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक आईना है। भारत का खान पान उसकी विशाल सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता को दर्शाता है। हर क्षेत्र की अपनी खासियत है। उत्तर भारत में तंदूरी रोटी, शाही पुलाव और मारवाड़ी या पंजाबी भोजन खाया जाता है। दक्षिण भारत की पहचान डोसा, इडली और सांभर है। पूर्वी भारत में रसगुल्ला और माछ भात यानी मछली चावल प्रसिद्ध है। वहीं पश्चिम भारत में राजस्थान का दाल बाटी चूरमा और गुजराती थाली मशहूर है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीयों ने आलू का उपयोग किनसे सीखा था। इसका सही उत्तर है पुर्तगालियों से। भारत में आलू की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। वे 16वीं शताब्दी में इसे अपने साथ लेकर आए और सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट पर इसकी खेती शुरू की। धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गया और आज हमारी रोजमर्रा की डाइट का सबसे अहम हिस्सा है। अब चर्चा करते हैं निष्पादन कलाओं के इतिहास पर। निष्पादन कलाएं वे कलाएं हैं जिनमें कलाकार अपने शरीर, चेहरे के भाव और आवाज का उपयोग करके अपनी कला का प्रदर्शन दर्शकों के सामने करते हैं। इसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संगीत कला। भारतीय संगीत की जड़ें बहुत पुरानी हैं और इसका मुख्य आधार वेदों, विशेषकर सामवेद को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी संगीत और वाद्य यंत्रों के इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं, जैसे ढोलक और बांसुरी जैसे यंत्रों के अवशेष। दूसरा है नृत्य कला। नृत्य हमेशा से भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा रहा है। इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की कांस्य मूर्ति है।
प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में नृत्य को ईश्वर की आराधना का एक पवित्र माध्यम माना गया है। तीसरा है नाट्यकला या नाटक। जब मंच पर संवाद, संगीत, नृत्य और अभिनय को मिलाकर कोई कहानी पेश की जाती है तो उसे नाटक कहते हैं। प्राचीन काल से ही रामायण, महाभारत की कहानियों और महान कवि कालिदास के नाटकों को मंच पर प्रदर्शित किया जाता रहा है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र इस कला का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। चौथा और बहुत ही रोचक हिस्सा है चलचित्र या सिनेमा। सिनेमा आधुनिक युग की सबसे बड़ी कला है। 1896 में भारत में पहली बार सिनेमा दिखाने का श्रेय लूमियर बंधुओं को जाता है, जिन्होंने इसे मुंबई के वॉटसन होटल में दिखाया था। 1913 में दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली मूक फिल्म यानी बिना आवाज वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। इसीलिए दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह या जनक कहा जाता है। इनके सम्मान में भारत सरकार हर साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार देती है, जो भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा और सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा रिलीज हुई, जिसके निर्देशक अर्देशीर ईरानी थे। परीक्षा में एक प्रश्न सत्यजीत रे के बारे में भी आता है कि वे किससे संबंधित थे। इसका उत्तर है कला चर्चा के इतिहास से। सत्यजीत रे सिर्फ एक फिल्म निर्माता ही नहीं बल्कि एक महान लेखक और संगीतकार भी थे। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से भारतीय सिनेमा को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। उनकी प्रमुख फिल्में पाथेर पांचाली, अपूर संसार और शतरंज के खिलाड़ी हैं। सिनेमा में उनके महान योगदान के लिए उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। चलिए अब वस्त्र और पहनावे का इतिहास जानते हैं। मनुष्य ने कपड़े पहनना कैसे शुरू किया, ये बहुत रोचक है। कपड़े पहनने की शुरुआत पाषाण युग के अंतिम चरण में हुई थी, जब इंसानों ने रेशों को बुनना सीखा। भारत में कपड़े बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करना, सूत काटना, कपड़ा बुनना और उसे रंगना बहुत अच्छी तरह जानते थे। प्राचीन काल के पहनावे की जानकारी हमें अजंता और एलोरा की गुफाओं की चित्रकलाओं और खुदाई में मिली मूर्तियों से मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेशम का आविष्कार प्राचीन काल में कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर है चीन में। दुनिया में सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीक प्राचीन चीन ने विकसित की थी और उन्होंने हजारों सालों तक इस तकनीक को दुनिया से छिपा कर रखा था। हालांकि सिंधु घाटी के लोग भी एक खास तरह के जंगली रेशम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जिस व्यापारिक रेशम ने दुनिया भर में क्रांति ला दी, उसका आविष्कार चीन में ही हुआ था। हमारा अगला टॉपिक है परिवहन का इतिहास। मानव सभ्यता के विकास में यातायात के साधनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन काल में लोग लंबी दूरियां पैदल ही तय करते थे। लगभग 3500 ईसा पूर्व में पहिए के आविष्कार ने परिवहन की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। भारत में पुराने समय से ही बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी और पालकी यात्रा के मुख्य साधन रहे हैं। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद रेलवे, स्टीमर और मोटर वाहनों का विकास हुआ। आज के आधुनिक युग में विमान और सुपरसोनिक जेट ने दुनिया की दूरियों को बहुत कम कर दिया है। भारत में परिवहन के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत में किस वर्ष रेल पथ आरंभ हुआ। सही उत्तर है 16 अप्रैल 1853। भारत की पहली यात्री ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस ऐतिहासिक ट्रेन में 14 डिब्बे थे और इसमें 400 यात्रियों ने सफर किया था। अब आते हैं पर्यावरण या परिवेश के इतिहास पर। पर्यावरण इतिहास की वो शाखा है जिसमें हम मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये बताता है कि समय के साथ प्रकृति ने मानव को कैसे प्रभावित किया और मानव की गतिविधियों ने प्रकृति को कैसे नुकसान पहुंचाया। इसकी शुरुआत 1960 और 70 के दशक में अमेरिका के इतिहासकारों ने की थी। इसके अंतर्गत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग और वनों की कटाई जैसे गंभीर मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। इसका महत्व यह है कि इससे हम समझ पाते हैं कि प्रकृति में हो रहे बदलावों का मनुष्य और अन्य जीवों पर क्या सीधा प्रभाव पड़ रहा है, ताकि हम भविष्य के लिए सही कदम उठा सकें। परीक्षा में पूछा जाता है कि राचेल कार्सन किससे संबंधित थीं। सही उत्तर है परिवेश के इतिहास से। राचेल कार्सन अमेरिका की एक प्रसिद्ध लेखिका, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद थीं। पर्यावरण से जुड़े कुछ प्रमुख आंदोलन भी हुए हैं, जैसे 1973 का चिपको आंदोलन, जो पेड़ों की कटाई रोकने के लिए उत्तराखंड में शुरू हुआ था, जिसमें लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। इसके प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। दूसरा है 1985 का नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांधों के कारण विस्थापित हो रहे लोगों के लिए था। इसकी प्रमुख नेत्री मेधा पाटकर है। याद रखिएगा, हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आइए अब बात करते हैं नारी इतिहास के बारे में। पुराने समय में इतिहास केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित था, जिसमें महिलाओं का जिक्र कम होता था। नारी इतिहास की वो शाखा है जो समाज में महिलाओं की भूमिका, उनके अधिकारों और समय के साथ उनकी स्थिति में आए बदलावों का गहराई से अध्ययन करता है। प्राचीन काल, विशेषकर आरंभिक वैदिक काल में समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत और सम्मानजनक थी। वे शिक्षित होती थीं, राजनीति में भाग लेती थीं, उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था और सती प्रथा जैसी कोई कुप्रथा नहीं थी। लेकिन मध्यकाल यानी सल्तनत व मुगल काल में आते आते समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और बहुविवाह जैसी कुरीतियाँ आम हो गई। 19वीं शताब्दी में आधुनिक काल के आरंभ में महिलाओं के लिए सबसे कठिन दौर था, लेकिन इसी समय सुधार की नींव भी पड़ी। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान समाज सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों, जैसे सती प्रथा का अंत और विधवा पुनर्विवाह के लिए कड़े प्रयास किए।
20वीं शताब्दी के स्वतंत्रता संग्राम ने महिलाओं को घर से बाहर निकलकर देश के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। आज नारी सशक्तिकरण के कारण शिक्षा, खेल, विज्ञान और राजनीति में महिलाएं सक्रिय और अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हालांकि पूर्ण समानता के लिए अब भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं, लेकिन स्थिति में लगातार सकारात्मक सुधार हो रहा है। हमारा अगला बिंदु है शहरी इतिहास। शहरी इतिहास आधुनिक शाखा है जो गांवों से शहरों के बनने और उनके विकास की कहानी बताती है। ये शहरों के विकास, शहरीकरण की प्रक्रिया और इसके कारणों का अध्ययन करता है। जब लोग रोजगार और बेहतर जीवन के लिए भारी संख्या में गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं तो इसका समाज, राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, ये शहरी इतिहास का मुख्य विषय है। 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने शहरीकरण और औद्योगिकरण को ही किसी देश के आधुनिक होने का सबसे बड़ा आधार माना है। हालांकि शहरी इतिहास लेखन में ज्यादातर शोध केवल बड़े महानगरों पर ही हुआ है, छोटे शहरों के इतिहास पर कम ध्यान दिया गया है। अब समझते हैं स्थापत्य एवं वास्तुकला का इतिहास। भवन निर्माण करने की कला और उसके शिल्प विज्ञान को वास्तुकला कहा जाता है। ये किसी भी सभ्यता के विकास को दर्शाती है। प्राचीन काल में मौर्य, गुप्त, कुषाण, सातवाहन, पल्लव और चोल शासकों के काल में बेहतरीन भवन, स्तूप जैसे सांची का स्तूप, चैत्य और भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। मध्यकाल में सल्तनत काल के दौरान भारत में भारतीय इस्लामी शैली का विकास हुआ, जिसमें मेहराब और गुंबद वाले मकबरे, किले और मस्जिदें बनी। मुगल काल को भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान ताजमहल और लाल किला जैसी विश्व प्रसिद्ध इमारतें बनी। आधुनिक काल में अंग्रेजों के आने के बाद लोहे, कंक्रीट और सीमेंट के इस्तेमाल से वास्तुकला का नया रूप सामने आया। दृश्य कलाओं के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। दृश्य कलाएं वे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देखकर महसूस कर सकते हैं। इसके दो मुख्य भाग हैं। पहला है चित्रकला। इसकी शुरुआत गुफाओं की चित्रकला जैसे अजंता और भीमबेटका से हुई, जहां प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाए गए। मध्यकालीन चित्रकला में मुगल काल के दौरान बारीक और सुंदर चित्रकारी का चलन बढ़ा। 20वीं सदी में अवेंद्रनाथ ठाकुर ने आधुनिक भारतीय चित्रकला की नींव रखी और बंगाल शैली का विकास किया। दूसरा भाग है छाया चित्रण। 19वीं शताब्दी में भारत में पहली बार कैमरे का आगमन हुआ। 1839 ईस्वी में फोटोग्राफी इतिहास को रिकॉर्ड करने का एक प्रामाणिक माध्यम बन गई। 1901 ईस्वी तक कैमरे सस्ते हो गए और आम लोगों की पहुंच में आ गए, जिससे चित्रकारों को भी अपनी कला में नए बदलाव करने पड़े। सैन्य इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश का इतिहास उसकी सेना और युद्धों के बिना अधूरा है। प्राचीन काल में भारतीय सेना और युद्ध कला का सबसे प्राचीन वर्णन हमें रामायण और महाभारत में मिलता है, जहां धनुर्विद्या प्रमुख युद्ध कला थी। मध्यकाल के अंत में मराठों, विशेषकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बेहद ताकतवर नौसेना बनाई, जिसने पुर्तगाली और अंग्रेज जैसी शक्तिशाली यूरोपीय नौसेनाओं को भी कई बार धूल चटाई। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने प्रथम शाही नौसेना और आधुनिक ब्रिटिश भारतीय सेना की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर अपनी बहादुरी दिखाई। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 55 लाख भारतीय सैनिकों ने भाग लिया, जो इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी स्वयंसेवक सेना थी। अब बात करते हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के इतिहास की। प्राचीन काल में भारत में विज्ञान की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। सिंधु घाटी के लोगों ने खेती के लिए हल, पहिया और धातुओं को गलाने की तकनीक खोज ली थी। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का सटीक मान 3.1416 ज्ञात किया और बताया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। चिकित्सा विज्ञान में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता लिखे गए। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। उन्होंने मोतियाबिंद और पथरी के इलाज के साथ 150 से अधिक सर्जिकल उपकरणों का वर्णन किया। मध्यकाल में विदेशी आक्रमणों के कारण प्रगति धीमी पड़ गई, लेकिन आधुनिक काल में विज्ञान ने फिर रफ्तार पकड़ी। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी, 1907 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी और 1917 में आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि स्थानीय इतिहास क्या है। राष्ट्रीय इतिहास पूरे देश की बात करता है, लेकिन स्थानीय इतिहास किसी एक छोटे या विशिष्ट क्षेत्र जैसे गांव, शहर या जिला की कहानी बताता है। इसमें वहां के लोगों, संस्कृति और सामाजिक जीवन का गहराई से अध्ययन किया जाता है। इसके स्रोत वहां के निवासियों की यादें और लोक गाथाएं होती हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखी गई पुस्तक राजतरंगिनी है, जिसमें मुख्य रूप से कश्मीर के राजवंशों का इतिहास बताया गया है। स्थानीय इतिहास का महत्व बहुत अधिक है। ये किसी निश्चित क्षेत्र के मूल निवासियों की भाषा, संस्कृति और आर्थिक स्थिति का व्यापक अध्ययन करता है। इससे पुरानी जानकारियों और परंपराओं को विलुप्त होने से बचाया जाता है। ये स्थानीय स्मारकों और धरोहरों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है। सबसे बड़ी बात, कई बार जो घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर छूट जाती हैं, वे स्थानीय इतिहास से सामने आती हैं। छोटी छोटी स्थानीय कहानियों से मिलकर ही एक बड़ा राष्ट्रीय इतिहास बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये था कक्षा 10 के इतिहास के पहले अध्याय का संपूर्ण और विस्तृत विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक बिंदु अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।